बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 मार्च और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद। जी हां, आपको चंद दिन पहले टाउट सहाफ़ी बता रहे थे कि स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो गई हैं, इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं और बस बहुत जल्द उनके केस का फैसला होने जा रहा है। अब आपको हम ये खबर दे सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने किसी किस्म की गवाही देने से भी इनकार कर दिया है। ना ही उन्होंने किसी किस्म का कन्फेशन किया है और ना ही उनका केस कोई बहुत ज़्यादा ऐसी तरफ जा रहा है कि जिसमें कोई इमरान खान साहब से रिलेटेड वो कोई बयान दे रहे हैं। जाहिर है उनका कोर्ट मार्शल तो ये कर रहे हैं और वो प्रोसीड कर रहे हैं, उसको किसी ना किसी तरह से जो भी उसका नतीजा निकालेंगे वो सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो मामला थे कि उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे दी है, गवाही दे रहे हैं, पहली बात तो कुछ इमरान खान साहब ने किया होगा गलत तो वो खिलाफ गवाही देंगे ना, जब किया ही नहीं था तो कैसे देंगे। लेकिन बहरहाल जो उन पर प्रेशर था कि झूठी सच्ची जैसी भी आप गवाही दें, वो उन्होंने इनकार कर दिया है और वो मामला भी अब बैक बर्नर पर चला गया है। वो जो बड़े अतावले हुए हुए थे कि बस जनरल फैज हमीद से ये बयान लेना है और इमरान खान को ट्रैप कर देना है, वहां पर बड़ी नाकामी हुई है। और अब ये खबरें भी खुद प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त के जर्नलिस्ट हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और वही जर्नलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो पहले टेलीविजन पर आकर ये खबरें दे रहे थे कि फैज हमीद साहब जो हैं वो ये रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं और वो रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। वही अपने मुंह से अब कन्फेशन जारी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और वो खबरें गलत थी। नुसरत जावेद साहब ने पहले भी ये खबरें दी थी और अब भी उन्होंने ये खबर दी है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। पहले उन्होंने खबर दी थी कि ऐसा होने जा रहा है। तो बहरहाल ये एक और चैप्टर क्लोज हुआ मेरे हिसाब से। ये खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये एक और चैप्टर था कि जनरल फैज़ हमीद को पकड़ने के बाद पता नहीं क्या क़यामत बर्पा कर देनी है जो पहले नहीं हुई। लेकिन अब इस वाले मामले के अंदर से भी मुकम्मल हवा जो है वो निकल गई है। दूसरी खबर जो है वो लाहौर में बदलती हुई सूरत हाल है। डॉक्टर्स के बहुत सारे इजलास हुए हैं और डॉक्टर्स बहुत तप गए हैं मरियम नवाज़ के ऊपर। जिस तरीके से मरियम नवाज़ ह्यूमिलिएट कर रही हैं, डॉक्टर्स को टारगेट कर रही हैं, उन्हें फंड्स भी नहीं देती, उन्हें तनख्वाहें भी वक्त पर नहीं देती, दवाएं भी नहीं देती, हॉस्पिटल के अंदर इंतजाम के लिए जो पैसा चाहिए वो भी नहीं देती, हेल्थ इंश्योरेंस भी बंद कर दी है। इन तमाम हालात के अंदर डॉक्टर्स ने अब ये फैसला किया है कि जहां जहां मरियम नवाज़ जाएंगी इनका एहतजाज पहले से ही वहां मुनक्कद होगा। जिस दिन मरियम नवाज़ अनाउंस करेंगी कि फ़लाँ हॉस्पिटल जाना है, वो हॉस्पिटल ऑटोमेटिकली एहतजाज पे चला जाएगा पूरे का पूरा। तो अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि या तो मरियम नवाज़ इनके साथ अपने मामलात सेटल करेंगी या अब आपको मरियम नवाज़ जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स के इस तरीके से टिकटॉक के लिए और अपनी मशहूरी करने के लिए आपको चक्कर लगाते हुए नजर नहीं आएंगी। और वो भी बहुत ही सीनियर तरीन डॉक्टर्स जो प्रोफेसर्स हैं, बहुत ही सीनियर मोतबर डॉक्टर्स हैं, उनको इंसल्ट करती हैं जाकर, उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट करती हैं, वीडियोस बनाती हैं और उनकी कुर्सियों पे जाकर बैठ जाती हैं, उनके दफ्तरों पर कब्जा कर लेती हैं और वार्ड्स के अंदर धंधनाती फिर रही होती हैं जैसे पता नहीं। मेरा मतलब है कि इनके दादा भी डॉक्टर थे, इनके वालिद भी डॉक्टर थे और ये खुद भी डॉक्टर हैं। लेकिन बहरहाल अब जो यंग डॉक्टर्स हैं खसूसी तौर पर, उन्होंने ये एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि जहां ये जाएंगी उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स नर्सेज सारे तो एहतजाज करेंगे, दूसरे हॉस्पिटल से भी डॉक्टर्स नर्सेज वहां पहुंचकर एहतजाज करेंगे। वैसे मेरा ख्याल अच्छी पॉलिसी है। इसके बाद कम अज़ कम ये टिकटॉक का सेशन जो है वो तो बंद होगा। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो भी रानी साहबा के बारे में है और वो भी इंटरेस्टिंग खबर है। आपको पता है कि इन्होंने अपने लिए खुफिया रेस्ट हाउस बनाया था और वो जो मरियम नवाज़ का खुफिया रेस्ट हाउस है वो इन्होंने बनवाया था, ज़ाहिर पंजाब गवर्नमेंट के पैसों से, पंजाब गवर्नमेंट का ही बनवाया, लेकिन वो बड़े खुफिया मकाम पर बनाया था। जो रावल डैम है इस्लामाबाद का, उसके जो स्पिलवेज हैं, स्पिलवेज उसके पिछली तरफ हैं जहाँ लोग नहीं जाते। वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आम अमूमी तौर पर लोग नहीं जाते, सामने सामने जाते हैं रावल डैम के। रावल डैम का पानी जहाँ से बहता है और वो फिर पीछे निकलता है जाके, वो उस साइड पर आम लोगों की एक्सेस नहीं है और उसको रास्ता भी, आई मीन गाड़ी से भी रास्ता डिफरेंट साइड से जाता है, इस साइड से नहीं जाता जहाँ से आम पब्लिक जाती है। वहाँ पर बड़ी एक खुफिया जगह चुन के जहाँ पर आम लोगों की एक्सेस ही ना हो सके, वहाँ पर एक रेस्ट हाउस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का बनाया गया। गालिबन 40-45 करोड़ रुपए लगाए गए थे इनिशियली। अब हमें नहीं पता बाकी उस पर कितना पैसा, तो बहुत लगा होगा जाहिर है। लेकिन अब ये पता चला है कि उसने जो इन्वायरमेंटल वहाँ पर लॉज थे उनको ब्रेक किया है और दरख्त काटे हैं और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया और उसके ऊपर अब जो महकमा है इन्वायरमेंट का, उन्होंने कोई एतराज़ात उठाए हैं। अब मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट वाले महकमे का दिल है कि उन्हीं को उठा के ले जाए। तो इन हालात में आप खुद ही समझ सकते हैं कि मतलब मरियम साहबा के बारे में इन्वायरमेंट वालों का ये जो एक्शन है, ये मेरे ख्याल में तो उन बेचारों के लिए मुसीबत ही होगी। अच्छी बात है इन्होंने दरख्त काटे हैं, उन्होंने कम अज़ कम आइडेंटिफाई किया है कि ये दरख्त काटे गए हैं। लेकिन जो उनका हशर होना है, मुझे यही फिक्र है कि कहीं दरख्तों वाला हाल मरियम साहबा उनका ना करवा दें। लेकिन ये अभी तक हमारी समझ से बाहर है कि जब इतना बड़ा पंजाब हाउस, और वो भी एक्सक्लूसिव है, वहाँ भी जो चीफ मिनिस्टर का कंपाउंड है वहाँ पर किसी को एक्सेस नहीं होती, ऊपर पहाड़ी के ऊपर है वो भी, और बहुत ही मैं यही कहूँगा प्राइम लोकेशन के ऊपर है वो, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर्स
स्पीकर्स ऑफिस से वो 2 मिनट की ड्राइव भी नहीं है, 10-15 मिनट की वॉक होगी। बिल्कुल मैरियट होटल और इस सारे इलाके के बिल्कुल साथ वो पंजाब हाउस की इतनी शानदार बिल्डिंग है, उसके होते हुए एक खुफिया किस्म का रेस्ट हाउस बनाना, इसकी अभी तक मेरी समझ से बाहर है कि इसकी ज़रूरत क्या है। कौन सी ऐसी पंजाब गवर्नमेंट ने या पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहबा ने कोई न्यूक्लियर किस्म की वहाँ मीटिंग्स करनी है खुफिया जाकर, जिसके लिए उन्हें इतना वो नुक्कर में स्पिलवेज वाली साइड के ऊपर जहाँ कोई ना नज़र आता है ना कोई जाता आता है, वो बड़े एक आप ये कहें कि खुफिया से कोने में जाके उस रेस्ट हाउस को बनाने की अभी तक मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल अब ये मामला चल निकला है और देखते हैं कि इस मामले के ऊपर क्या बनता है। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसका आज फैसला जारी हो गया है। और अब वो जारीशुदा फैसले में ये कहा गया है कि जो सियासी काबरीन हैं वो इमरान खान साहब से मिल सकते हैं, लेकिन जेल के बाहर किसी किस्म की कोई जो प्रेस टॉक है वो नहीं कर सकते। अब देखते हैं इसके ऊपर अमल कितना होता है। अमल कितने का मतलब ये कि पहले मिलने भी देते हैं लोगों को कि नहीं हर हफ्ते, और प्रेस टॉक तो जाहिर है अगर जेल के बाहर नहीं होगी तो वो केपी हाउस जाके हो जाएगी, किसी और जगह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी, उसको तो नहीं रोका जा सकता। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करा के जारी किया जा सकता है, तो वो तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन अडयाला जेल की हदूद में प्रेस टॉक करने को मना किया है। ये देखते हैं ये अब मामला आगे कैसे चलता है, क्योंकि ये भी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही गर्म है ये मामला। इसके ऊपर हर शख्स अपनी अपनी राय के हिसाब से राय दे रहा है, अपनी अपनी समझ के हिसाब से राय दे रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा इशू है नहीं जितना हम बना रहे हैं। असल इशू ये है कि मुलाकात वो करने देते हैं या नहीं करने देते, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस फैसले के बहाने उन्होंने जो जस्टिस एजाज इसाक ने अडयाला सुप्रीडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी, वो भी जस्टिस सरफराज डोगर ने लपेट दी है। मतलब कि उनका असल ऑब्जेक्टिव ये था कि वो जो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही थी उसको वो किसी तरीके से रोक दें। अच्छा जी, अगली खबर ख्वाजा आसिफ का बयान है। बहुत ही डिस्टर्बिंग बयान है। डिस्टर्बिंग इसलिए है कि उनसे सवाल पूछा गया कि ये सहाफ़ियों को जो उठाना शुरू कर दिया है, हर रोज़ ही तकरीबन कोई ना कोई सहाफ़ी उठाया जाता है और उन्हें मारपीट करते हैं, उठाते हुए भी और उठाने के बाद भी। अगर कोई उनके घर वाला रास्ते में आता है तो उसे भी मारपीट करते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? तो बजाय इसके कि वो खामोश रहते या इसके ऊपर कोई मोहतात स्टेटमेंट देते, उन्होंने आगे से कहा कि सहाफ़ी कौन से कोई इंसुलेटेड है, वो भी तो इसी सिस्टम के अंदर हैं। वो अगर हदूद फैलाएंगे, हदूद क्रॉस करेंगे तो उनके साथ ये सलूक होगा। तो मतलब दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने इंडोर्स किया है सारे सलूक को, और उन्होंने ये कहा है कि सहाफ़ी ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से उनके साथ ये सलूक होना जो है वो ज़रूरी है। जब ये गवर्नमेंट में नहीं थे, अपोजिशन में थे, तो आप इन्हीं की ज़ुबान से सहाफ़ियों के जो राइट्स हैं उनके बारे में जब सुनते थे तो आप परेशान होते थे कि ये इतने ज़्यादा ज़बरदस्त सहाफ़ियों के ये राइट्स के चैम्पियन कहाँ से पैदा हो गए। इसी से जुड़ी हुई खबर, सहाफ़ी वहीद मुराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। बीएलए और बलूचिस्तान के हवाले से उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पोस्ट्स की, 3 बजे रात के उन्हें उठाया और काली पट्टी बांधी रखी, सारा वक्त तक बांधी रखी जब तक कि उन्हें अदालत पेश नहीं किया गया। और फिर उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि वो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास थे और उन्हें अदालत लाने से 20 मिनट पहले उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। उनकी सास ने भी बताया कि कैसे उन्हें धक्के दिए गए, उनके साथ बदतमीज़ी की गई। तो ये आज पता चला है कि बगैर यूनिफॉर्म के लोग थे जो वहीद मुराद को उठाकर लेकर गए थे और अदालत लाए तो वहाँ पर वकला को साइन नहीं करने दे रहे थे वकालतनामे के ऊपर। तो ये आज सब कुछ उधर होता रहा है। दूसरी तरफ कराची के अंदर जो बेशर्मी हो रही है, बेहयाई हो रही है, वो बहुत ही सीनियर एडिटर रफ्तार फरहान मलिक, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो बहुत ही घटिया है। क्योंकि वो बड़े मोतबर आदमी हैं, बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं, उनको हथकड़ियाँ लगा कर लाया जाता है और उसके साथ साथ अब उनके ऊपर एक बड़ा ही घटिया किस्म का केस बनाया गया है। और केस ये बनाया गया है कि वो फेक कॉल सेंटर चलाते हैं। केस ये बनाया गया है कि वहाँ पर बैरून मुल्क लोगों का डाटा चोरी किया जाता है फ़ोन के ऊपर। मीन लोगों से उनका डाटा लिया जाता है और वो फीड किया जाता है और वो कॉल सेंटर चला रहे हैं और वो एक फेक कॉल सेंटर चला रहे हैं। मुझे लग ये रहा है कि कोई ना कोई फेक कॉल सेंटर चला रहा होगा कराची के अंदर, उसकी कंप्लेन हुई होगी, पुलिस ने वहाँ छापा मारा होगा, लोगों को पकड़ा होगा। ये मेरा तजिया है, ये मेरा ख्याल है। और फरहान मलिक का उससे कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन आजकल क्योंकि फरहान मलिक का ज़ेर अताब है तो उन्होंने इनका नाम उसमें डाल दिया होगा केस में। मतलब इनका उस कॉल सेंटर से भले कोई लेना देना ना हो, लेकिन उन्होंने डाल दिया होगा कि ये फेक कॉल सेंटर ये चलाते हैं और ये फ्रॉड ये करते हैं, और सारा केस उनके ऊपर डाल दिया। कसूर उनका क्या है कि वो सच कहना चाहते थे, अवाम के सामने सच लाना चाहते थे, लेकिन अब वो एक के बाद दूसरा केस भुगत रहे हैं। मीन एक में ज़मानत कराएंगे तो दूसरा तैयार होगा, दूसरे में करवाएंगे तो तीसरा तैयार होगा। पर्पज़ ये है कि दूसरों सबको ये पैगाम दिया जाए कि अगर आप फरहान मलिक की तरह सच बोलने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी हम जो है वो अजाब बना देंगे। अगली खबर, राणा सनाउल्लाह ने इंदिया दिया है कि हम नई एपीसी या एक कौमी सलामती की जो कमेटी, पार्लिमानी कमेटी का जैसे इजलास किया था, वो हम एक नई कमेटी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोवाइडेड कि उसमें पीटीआई आए।
एक तरफ ये मुन्ने मुनीब फारूक से ये पैगाम दिलवाते हैं कि हमें तो मकबूलियत का कोई मसला ही नहीं है, इमरान खान की मकबूलियत है तो रहे, हमने कौन सा इलेक्शन लड़ना है, ये तो सियासी जमातों को, हमें इससे क्या लेना देना, इमरान खान इररेलेवेंट हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। और दूसरी तरफ अहमियत इतनी है कि जो APC की वो अब बेतौकीर है, उसकी वजह है कि उसमें सबसे बड़ी पार्टी मौजूद नहीं है। अब राना सनाउल्लाह ये खुद से बयान दे रहे हैं कि दोबारा से कमेटी की मीटिंग की जा सकती है, कौमी सलामती की कमेटी का इजलास दोबारा किया जा सकता है, अगर बिलावल यकीनी बनाएं कि जो पहले नहीं आए थे वो इस कमेटी में आएंगे, मतलब PTI दोबारा आएगी। PTI का तो जाहिर स्टांस फिर वही होना है, बड़ा वाज़ेह स्टांस होना है कि जब तक इमरान खान वहाँ नहीं आते PTI को वहाँ नहीं होना चाहिए, और वो भी वीडियो लिंक पे नहीं, ये जेल से उन्हें लेके आए पैरोल पर और वहाँ पर कमेटी की मीटिंग वो अटेंड करें। PTI का स्टांस बड़ा क्लियर होना चाहिए और मेरा ख्याल होगा भी यही। और जब तक ये स्टांस है तो इनकी तो वो एक मुहावरा है ना, मां मर जाती है, इनकी तो बिल्कुल सीटी गुम हो जाती है कि इमरान खान को जेल से निकालेंगे तो फिर वो ये दे कांट टेक दैट रिस्क। तो इसलिए ये लेकिन दूसरी तरफ इनके लिए मसला है कि वो जो इन्होंने कौमी सलामती की कमेटी की है उसका वजन भी कोई नहीं है, इनका काम भी नहीं चल रहा। जब तक तहरीक इंसाफ को ये नहीं किसी तरीके से लेकर आते उसमें, तो इनका अपना काम भी आगे नहीं चल रहा। तो देखते हैं अब इसमें ये आगे क्या करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है। इससे अगली खबर जो है वो IMF से रिलेटेड है। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि IMF का मुआहदा तय पा गया है और इसमें आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। जनाब वाला, आप में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है, IMF का मुआहदा तो फिर अगली बात है। आप ये तरद्दद ना भी किया करें, सबको पता है। आप जो सुबह सुबह उठ के कपड़े पहनते हैं फिर कुर्सी पे बैठते हैं, सबको पता है उसमें आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। आपके होने में ही आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है, मतलब कि आपके प्राइम मिनिस्टर होने में, जो भी फॉर्म 47 के आप बने हुए हैं। तो ये IMF ने आपसे तो डील करना नहीं है। वैसे भी मिफ्ता इस्माइल पहले ही बता चुके हैं कि इवन जो पहले DG ISI थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजम, वो भी तो IMF के साथ डील करते थे और तमाम चीज़ें हैंडल करते थे। तो अभी भी आर्मी ने ही की होंगी, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1.3 अरब का कर्ज का जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए हैं। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है और अब मामला जो है वो हतमी मंजूरी उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा और वो आगे चलेंगी बातें। अच्छा जी, अगली खबर सिंध से है और ख़बर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची, हैदराबाद, लाड़काना, ठट्ठा समेत सिंध में एहतजाज करना शुरू किया है। एहतजाज किस चीज़ पर कर रहे हैं कि ये 6 नहरें बन रही हैं, ये नहीं बननी चाहिए। 6 नहरें बन रही हैं, ये नहीं बननी चाहिए। ये वो नहरें हैं जो दरियाए सिंध से निकाल कर चोलस्तान, जहाँ पर मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने वो ग्रीन इनिशिएटिव किया था, जहाँ पर आर्मी चीफ भी तशरीफ़ लाए थे, तो ये उस जगह पर ये नहरें नहीं जानी चाहिए। ये फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने और इस पर एहतजाज कर रही है। आज सड़कों पर थी पीपल्स पार्टी। लेकिन हैरान है, ये कौन से लोग हैं। आसिफ जरदारी साहब ने 8 जुलाई 2024 को ट्वीट किया था कि नहरों की तामीर पर काम शुरू करने की हिदायत करता हूँ, इसे फौरी करें। 8 जुलाई 2024 को जरदारी साहब खुद ट्वीट करके कह रहे हैं कि नहरों पर काम तेजी से शुरू करें। क्यों नहीं कर रहे? अभी तक काम क्यों नहीं कर रहे? काम तेजी से करें। और आज वही पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इन नहरों के खिलाफ हैं, ये नहीं बननी चाहिए। बिलावल जरदारी ने एक लंबा चौड़ा वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कराया है और उन्होंने कहा कि अब अचानक से हम वैसे तो गवर्नमेंट में दहाइयों से हैं, लेकिन अब अचानक से हमें याद आ गया है कि हमने इरीगेशन का निज़ाम भी नया लाना है, सिस्टम भी नया लाना है। तो आप खुद सोचिए पीपल्स पार्टी की मुनाफकत के, एक तरफ जब ये इजलासों के अंदर थे तो इन्हीं नहरों पर ये प्रमोट कर रहे थे कि ये बननी चाहिए, ट्वीट भी कर रहे थे, और अब जब आवाम भड़क उठी है कि ये हमारे राइट्स के ऊपर डाका है, तो फिर ये कह रहे हैं कि ये नहरें नहीं बननी चाहिए। मतलब दोनों तरफ खेल रहे हैं, दोनों को बेवकूफ़ बनाने की जो है वो भरपूर कोशिश जो है वो जारी है। देखते हैं बना पाते हैं या नहीं बना पाते, ये एक अलग बात है, लेकिन दोनों तरफ जो है वो खेल कर अपना मामला जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि अभी जब अदालत इसमें ये मुलाकात अदालत ने जो अहकाम दिए कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, नुसरत जावेद साहब की खबर है कि मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी अदालत के हुक्म के बावजूद। जब अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेगी तो वहाँ पर जाकर ये बताया जाएगा कि ये देखें जी, ये अमेरिका में या फ़लाँ जगह से ये ट्वीट हुआ है और ये ट्वीट इन मुलाकातों के अंदर से मैसेजिंग हुई है और तब ये ट्वीट हुआ है, तो इसलिए हम ये मुलाकातें नहीं करवा रहे क्योंकि मुल्क के ख़िलाफ़ यहाँ से मवाद जो है वो बाहर पब्लिश करवाया जाता है। माशाल्लाह, क्या कहने, मतलब कौन सी ऐसी बात इमरान खान साहब ने मुल्क के खिलाफ कर दी है। वो वही बात करते हैं जो उनकी एक स्टेटेड पोजीशन है और वहाँ भी मीडिया के सामने करते हैं वही बात उनके ट्विटर अकाउंट से आती है। कौन सी ऐसी वो मुल्क दुश्मन बात करते हैं, हमें तो समझ नहीं। अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, आइन के अंदर रहने की बात करते हैं, 1971 में जो हमने गलतियाँ की उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसकी बात करते हैं, तो इन सब में आइन के खिलाफ क्या बात है, ये हमारी इस समझ से बिल्कुल बाहर है। खैर, आखिरी खबर आपको दिए चलते हैं चलते चलते कि भारतीय पंजाब में फ़ौज के हाजिर सर्विस कर्नल को पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया है और कोई 12 पुलिस एहलकार थे जिन्होंने ढाबे की पार्किंग में कर्नल साहब और उनके बेटे को कुट चढ़ाई है वहाँ पर। और अब पुलिस ने ऑर्डर किया है कि वो इसकी शफाफ इंक्वायरी करेंगे और पुलिस वालों को सजा देंगे अगर वो गलत हुए तो। ये सोचें, ये खबर आ रही है हिंदुस्तान से, जहाँ पर 12 पुलिस वालों ने एक ढाबे के सामने से, एक छोटे रेस्टोरेंट के सामने एक कर्नल साहब को और उनके बेटे को फैंटी लगाई है और अब पुलिस ही उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
सोचें ये काम पाकिस्तान में होता तो जो मुतलका कोर कमांडर होते वो अपने लोगों को भेजते जो बहावल नगर में हुआ था। हालांकि यहाँ भी ये काम हो सकता था, अगर कोई ज्यादती हुई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन होती, उन पुलिस वालों को सस्पेंड करवाया जाता। लेकिन याद कीजिए बहावलपुर कोर ने क्या किया था, उन्होंने अपने बंदे भेजे थे, गाड़ियाँ भेजी थी और बहावल नगर में पुलिस वालों की वो ठुकाई की थी बेचारों की कि वो ज़मीन पर लेटे सैक भी रहे थे और माफिया भी मांग रहे थे, और एक माफिया के तौर पर वो ठुकाई जाकर की गई थी। जाहिर है वो एक कौमी इदारा तो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। तो ये हमारे यहाँ वतीरा देखें। और उधर पुलिस में लॉ और पुलिस की बात आपको बता रहा हूँ कि अभी तक की इतला में कम अज़ कम हमें नहीं पता कि पटियाला में वहाँ पर किसी की पिटाई हुई है, और कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।